अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चैनल स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स। ठीक है, शेल और सब शेल के बीच में या इसमें डिफरेंस आ सकता है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटॉल। तो आप लोगों को दोनों तरह से इनके डिफरेंसेस आने चाहिए। शेल्स क्या है? द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स। ठीक है, ये वो सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के गिर्द जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन सब शेल्स वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे हम कहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम मिलती है। शेल्स में हम अज्यूम करते हैं, मतलब वो जस्ट हमें एक पाथ देता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन सब शेल्स वो रीजन्स हैं न्यूक्लियस के गिर्द जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, सब शेल्स को हम एनर्जी लेवल से बोलते हैं और सब शेल्स को हम सब एनर्जी लेवल से बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम एनर्जी लेवल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी शेल्स हैं उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, इस वजह से हम उनको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इट डज शेल्स में एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता चलती। ठीक है, लेकिन सब शेल्स एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं हमें। किसी भी एटम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल अकोमोडेट कर सकता है उसके लिए फार्मूला क्या है? 2n की पावर 2। ठीक है, 2n की पावर 2, जहाँ पे n हमारे पास नंबर ऑफ शेल है। फर्स्ट शेल के लिए n क्या होगा? n इज इक्वल टू 1। तो 2n स्क्वायर वाले फार्मूले में हम n की जगह पे 1 पुट करें तो इट मीन्स के कितने अकोमोडेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। और फर्स्ट शेल इज k शेल, तो k शेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है? 2n स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में कितने अकोमोडेट हो सकते हैं वो फाइंड करने के लिए 2n स्क्वायर का फार्मूला यूज किया जाता है। लेकिन जो सब शेल्स हैं वो मैक्सिमम अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, शेल्स को नेम्ड करते हैं K, L, M, N एंड सब शेल्स आर नेम्ड एज S, P, D एंड F। ठीक है, व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? तो थ्योरी वाले पोर्शन में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज आता है वो जीरो आता है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि एटम ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल because the total number of protons positive charges are equal to the total number of electrons negative charges. So the overall charge becomes zero and atom become electrically neutral. ठीक है, चार्ज ऑन एटम किसके इक्वल है? चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम अगर हम देखें तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्जेस और एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज -1 है। तो दोनों को हम सम अप करेंगे, +1 दोनों कैंसिल आउट आ जाएंगे। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। एन शेल में कितने सब शेल्स होते हैं? फॉर एन शेल फॉर एन। ठीक है, एन शेल के लिए जो स्मॉल एन की मतलब उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या होता है? 4। ठीक है, जैसे कि हमारे पास शेल्स हैं K, L, M एंड N। ठीक है, K के लिए जो n वैल्यू होती है वो 1 है, L के लिए n वैल्यू 2 है, M के लिए n वैल्यू 3 है और N के लिए n वैल्यू 4 है। ठीक है, अब ये जो n वैल्यू है, स्मॉल n वैल्यू मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है ये हमें बताती है नंबर ऑफ सब शेल्स। ठीक है, ये हमें क्या बताती है? नंबर ऑफ सब शेल्स। तो इसका मतलब कि n शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है? 4। वेयर n gives the number of subshells, so n has 4 subshells. These are 4s, 4p, 4d and 4f। ठीक है, इसके मतलब इसमें S, P, D, F चारों सब शेल्स होंगे और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 4s, 4p, 4d, 4f, क्योंकि ये 4 शेल से बिलोंग कर रहा है और 4 पीरियड से बिलोंग कर रहा है। 4 पीरियड जो है 4 पीरियड में ही 4th शेल स्टार्ट हो जाता है। तो जो n है वो नंबर ऑफ शेल को भी डिनोट करता है और नंबर ऑफ पीरियड को भी डिनोट करता है। ठीक है, गिव नोटेशन फॉर सब शेल ऑफ m शेल। इस तरह से m शेल की आपने नोटेशन बतानी है कि उसमें कितने सब शेल्स मौजूद होंगे। तो m शेल के लिए स्मॉल n वैल्यू 3 है, इसका मतलब इसमें कितने सब शेल्स मौजूद हैं? 3 सब शेल्स मौजूद हैं। और कौन कौन सी हैं? S, P एंड D। और इनको हम इसके साथ जो नंबर मेंशन करेंगे वो 3s, 3p एंड 3d है। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द सब शेल्स ऑफ m शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है,
इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर से आप लोगों ने अरेंज करने हैं सब शेल्स एम शेल के। अब एम शेल में कितने सब शेल्स होते हैं वो हमें इसकी एन वैल्यू से पता चलेगा। स्मॉल एन वैल्यू इसकी 3 होती है, इट मींस इट हैज 3 सब शेल्स, और वो 3 सब शेल्स कौन सी हैं? 3s, 3p एंड 3d। अब यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर किसकी बात कर रहे हैं? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर मीन सबसे पहले आपने वो शेल लिखना है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, ठीक है, उसके बाद उससे हाई, देन हाई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, कि एनर्जी ऑर्डर इंक्रीज हो रहा हो लेफ्ट टू राइट साइड। अब हमारे पास जो 3s, 3p, 3d है, इसका एनर्जी ऑर्डर डिटरमिन करने के लिए, क्योंकि इसमें 3 तो सब में सेम है, तो इट मीन्स कि हम सिर्फ s, p और d सब शेल्स देखेंगे। इसमें जो s होता है वो एनर्जी में सबसे कम होता है, देन p एंड देन d, ठीक है। s में s ऑर्बिटल, s सब शेल एनर्जी में सबसे कम, उससे हाई p सब शेल एंड देन d सब शेल। इट मीन्स कि 3s सब शेल सबसे कम होगा एनर्जी में, उसकी एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3p, और उसकी एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3d, ठीक है। तो ये इसका एनर्जी ऑर्डर बनेगा। कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट, क्या हमें किसी एटम को पहचान सकते हैं अगर हमें उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ना भी पता हो? तो यस, इट इज पॉसिबल कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर ना भी पता हो तो हम एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि क्योंकि जो एटम की आइडेंटिटी होती है वो उसके प्रोटॉन नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं जो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, तो एटॉमिक नंबर उसकी एटम की आइडेंटिटी होती है। तो हम न्यूट्रॉन्स का नंबर जाने बगैर एटॉमिक नंबर से किसी भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड बिलो आर इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट्स की दी हुई हैं जो कि इनकरेक्ट है, गलत है। एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक्स हैव बीन मेड इन ईच एंड राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने बतानी है कि इसमें कितनी तो क्या मिस्टेक की गई है और उसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अच्छा, ये बुक है और बुक का ये क्वेश्चन नंबर 4 हम अभी 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, और 3 के उन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड इनकरेक्ट है। अब जो हमें इस क्वेश्चन के जो 3 पार्ट दिए हुए हैं वो ये क्वेश्चन नंबर 4 करके दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है बल्कि ये होल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें एक्स वाई जी क्वेश्चन 3 के पार्ट हैं। तो बाजू का मुझे ये कमेंट्स में आ रहा होता है कि मैडम आपने 4, 6 और 4, 6, 8 और 10th इन क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कराए। तो ये क्वेश्चंस असल में क्या है, इनके पार्ट्स हैं जिनको अलग से नंबरिंग दी हुई है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज लोअर इन एनर्जी। अब इसको जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 कर दिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है बल्कि ये 5 ही का पार्ट है। इसी तरह 7 के ये 3 पार्ट्स हैं जिसको क्वेश्चन नंबर 8 करके दे दिया है। इसी तरह ये 9 के 4 पार्ट्स हैं जिसको क्वेश्चन नंबर 10 करके दे दिया है। तो आप लोगों ने अब कंफ्यूज नहीं होना, अब ये मैंने वीडियो में आप लोगों के लिए बात क्लियर कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। पहली जो हमें इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है वो x = 1s², 2s² 2p4 एंड 3p2 है, ठीक है। तो हम अगर आप लोगों ने सब शेल्स वाला लेक्चर सुना है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि s सब शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, p सब शेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। तो जब तक हम p को कम्प्लीटली फिल नहीं करेंगे हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1s2, 2s2, 2p4 और 3p2 मीन्स 2p4 मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 6। तो यहाँ पे 2p को इनकम्प्लीटली फिल करके ये आगे वाले p ऑर्बिटल पे पहुंच चुके हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले हमें इस p ऑर्बिटल को कम्प्लीटली फिल करना है, देन हम नेक्स्ट ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट completely fill in the lower energy orbital। पहले हम उसे lower energy orbital में completely fill करते हैं। As p subshell can accommodate maximum of 6 electrons, p subshell maximum 6 electrons accommodate कर सकता है। Therefore, before filling the 3p को फिल करने से पहले हमें क्या करना है, 2p को completely fill करना है। तो जो हमने 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए हुए हैं यहाँ पे इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो इलेक्ट्रॉन्स हम 2p की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2, 2s2 एंड 2p6। नेक्स्ट हमारे पास y है, जो y एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s1 एंड 2p1, ठीक है। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 2। अब यहाँ से आप लोगों को मिस्टेक नजर आ गई है कि इन्होंने 2s को कम्प्लीटली फिल किया ही नहीं है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया। तो हम
पहले हम 2s को कम्प्लीटली फिल करेंगे, देन हम 2p की तरफ मूव करेंगे। तो जो p वाला भी इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट है, 2p सब शेल हम यूज नहीं करेंगे। हम जो उसमें इलेक्ट्रॉन उन्होंने इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पुट किया हुआ वो हम 2s में शिफ्ट कर देंगे। तो इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है z ऑर्बिटल। z एलिमेंट दिया हुआ है 1s2 2s2 2p5 3s1। अब यहाँ पे भी जो 2p है, एक तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन यहाँ उन्होंने 5 पुट किए हैं, और दूसरा वो 3s से एनर्जी में कम है। तो हम पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को कंप्लीटली फिल करते हैं, देन हम हाई एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे 3s में एक तो हमने p को इनकम्प्लीट फिल किया हुआ है, उसको फिल नहीं किया कंप्लीटली, और दूसरा 3s हायर एनर्जी है और 2p लोअर एनर्जी है। तो पहले हम p को कंप्लीटली फिल करेंगे, देन हम 3s की तरफ मूव करेंगे। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट, और इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 एंड 2p6। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लोअर इन एनर्जी। कौन सा ऑर्बिटल एनर्जी में लोअर होता है। तो इसमें सबसे कम एनर्जी होती है s की, देन उससे ज्यादा होती है p की, देन उससे ज्यादा d, एंड सबसे ज्यादा जो हाई एनर्जी होती है वो किसकी होती है, f की होती है। ठीक है, अब अगर इसमें हम s p d f में देखें तो इसमें हमें कुछ नंबर्स भी साथ में मेंशन नजर आएंगे, 2 3, किसी के साथ 1 होगा, किसी के साथ 4 लगा होगा। तो जिसमें अगर हमारे पास जैसे 2s है और 4s है, इन दोनों में हमने बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल एनर्जी में लोअर है। तो जिसकी n वैल्यू कम होती है, ठीक है, जिसकी n वैल्यू स्मॉल होती है, वो ऑर्बिटल हमेशा एनर्जी में लोअर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2s लोअर इन एनर्जी होगा देन 4s। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। पहला इन्होंने पार्ट दिया है 2s एंड 2p। अब 2s और 2p इस पेयर में लोअर इन एनर्जी कौन होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम इग्नोर करते हैं, s और p दिया हुआ है। s सब शेल एनर्जी में लोअर होता है एज कंपेयर टू p, तो 2s इज लोअर इन एनर्जी देन 2p। ठीक है, s सब शेल इज ऑलवेज लोअर इन एनर्जी देन p सब शेल, देयरफॉर 2s इज लोअर इन एनर्जी देन 2p। जब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो तो फिर हमारे पास जो s सब शेल वो लोअर इन एनर्जी होता है एज कंपेयर टू p सब शेल। ठीक है, फिर हमारे पास 3p एंड 2p दिया हुआ है। अब भी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों के सेम है, दोनों के डिफरेंट हैं, लेकिन सब शेल हमारे पास सेम है। तो वो सब शेल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल होगा वो वाला एनर्जी में लोअर होगा। तो यहाँ पे 2p ऑर्बिटल एनर्जी में लोअर होगा एज कंपेयर टू 3p ऑर्बिटल। ठीक है, इन दिस पेयर 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p। नेक्स्ट हमारे पास है 3s एंड 4s। यहाँ पे हमें सब शेल्स सेम दिया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स डिफरेंट है, n वैल्यू चेंज है। यहाँ पे n वैल्यू s की 3 है, यहाँ पे n वैल्यू s की 4 है। इट मींस जिसकी n वैल्यू स्मॉल होगी वो एनर्जी में लोअर होगा। तो यहाँ पे 3s एनर्जी में लोअर है एज कंपेयर टू 4s। ठीक है, the both subshells are same, then subshells with small n value। ठीक है, दोनों सबशेल सेम है, तो वो सबशेल जिसकी स्मॉल n वैल्यू है will be lower in energy, वो एनर्जी में लोअर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये 6 क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये 5 ही के क्वेश्चन नंबर 5 के ये पार्ट्स हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। 8 कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास इसके पार्ट्स दिए हुए हैं A, B एंड C। 7 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि बहुत मॉडल ड्रॉ करने हैं एटम्स के, इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बोहर्स मॉडल में आपने एटम की लोकेशन बतानी, एटम में लोकेशन बतानी है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, और वो बताते हुए आप लोगों ने इसका बोहर्स मॉडल ड्रॉ करना है। इंफॉर्मेशन आपको क्या दी हुई है, पोटाशियम एक एटम आपको दिया हुआ है पोटाशियम, और उसका एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर 19, और मास नंबर जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके पास 39 है। ठीक है, हम थ्योरी बेस्ड पोर्शन में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में जितने भी होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है,
एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इट मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 19 होंगे। प्रोटॉन्स भी 19 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होंगे, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड चीज रह गई न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हम फाइंड करते हैं हमेशा एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। एटॉमिक मास हमारे पास कितना है 39 और एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 19, ठीक है। तो 39 माइनस 19 20। तो हमारे पास इसका प्रोटॉन्स 19 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 19 हो गए और हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स आ गए वो कितने हो गए 20, ठीक है। अब पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम की क्या बनेगी, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो आप इजीली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, ठीक है। अब ये इसका फर्स्ट शेल जो कि K शेल है, दिस वन इज इट्स सेकंड शेल जो कि L शेल एंड दिस वन इज इट्स थर्ड शेल विच इज M शेल एंड दिस वन इज N शेल, ठीक है। अब हमारे पास इसमें इसका मतलब हमारे पास कितने शेल्स हैं, जो पोटेशियम है उसमें हमारे पास 4 शेल्स होंगे K L M N, ठीक है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, M शेल में भी 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और N शेल में कितने जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 + 2 8 6 + 2 8 एंड देन 1, ठीक है। अब हम इस तरतीब से इसका बोहर मॉडल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। सॉरी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। हमारे पास ये पोटेशियम का न्यूक्लियस है जिसमें हम किसकी लोकेशन बता रहे हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं 19 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 20, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में हमने कितने देखे थे, फर्स्ट शेल में K शेल में 2 then 8 then 8 एंड देन 1, ठीक है। तो ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2, ये इसका सेकंड शेल हो गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन नेक्स्ट शेल जिसमें अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and then last shell which has only 1 electron. So this one is the Bohr's model for potassium, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, पोटेशियम के बाद हमारे पास है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन में एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रोटॉन्स के बराबर है और प्रोटॉन्स जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मींस कि इसमें 14 प्रोटॉन्स 14 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हमेशा हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। एटॉमिक मास हमारे पास 28 और एटॉमिक नंबर 14, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने आएंगे 14 आएंगे, ठीक है। अब सिलिकॉन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 एंड 3p 10 11 12 13 14, यहाँ पे इसके 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इसमें नंबर ऑफ शेल्स K L एंड M, इसमें हमारे पास 3 शेल्स होंगे जिसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मेंशन करेंगे और शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, ठीक है। दूसरे शेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम इसका बोहर्स मॉडल ड्रॉ करते हैं। बोहर्स मॉडल अगर हम इसका ड्रॉ करें तो ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की लोकेशन बताएंगे, जिसमें प्रोटॉन्स भी 14 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 14 हैं। ये इसका फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन इज इट्स सेकंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज इट्स last shell which has 4 electrons 1 2 3 and 4. तो it is the Bohr's model for silicon, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल है एरागोन, ठीक है। एरागोन में एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि 18 हैं। न्यूट्रॉन्स हमेशा हम
एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके निकालते हैं 39 माइनस 18, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 20 न्यूट्रॉन्स, सॉरी 21 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 21 न्यूट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है। 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। यहाँ तक इसके 18 का इसमें शेल्स कितने होंगे, K, L एंड M। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट शेल में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब इसका बोहर्स मॉडल ड्रा करें। पहले हम इसका न्यूक्लियस, जिसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की लोकेशन बताएंगे। प्रोटॉन्स हमारे पास 18 और न्यूट्रॉन्स 21। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट शेल में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने ये टाइपिंग मिस्टेक कर दी है कि क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और बोहर्स मॉडल आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैंने अब अलग आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बनाई है, जिसमें 9th क्लास में पहले 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोहर्स मॉडल इंक्लूडेड है। तो आप लोग वो वीडियो मस्त देखिएगा। उस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोहर्स मॉडल ड्रॉ करने के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हमें जस्ट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जस्ट हमारे पास हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, एटॉमिक नंबर से। तो यहाँ पे सिलिकॉन एलिमेंट है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। ठीक है, इट मीन्स इट हैज इलेक्ट्रॉन्स 14, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 14 होंगे। अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग सब शेल्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ठीक है, ये इसकी किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, सिलिकॉन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इट मींस इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, इसको मैंने प्रॉपर ट्रिक के साथ बताया हुआ है, स्कूल पब्लिक स्कूल। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो वहाँ वो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों की, तो काइंडली उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। इट मींस इट हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। ये इसका फर्स्ट शेल, दिस वन इज सेकंड शेल एंड दिस वन इज थर्ड शेल। थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर हमारे पास है एरागोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 18 एटॉमिक नंबर, इट मींस इट हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2 एंड 3p6। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों ने यूजेस बताने हैं किसके, आइसोटॉप्स के वेरियस फील्ड्स में, कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स या आइसोटॉप्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 की बात करें, ठीक है, हमारे पास जो आयोडीन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स, एक है आयोडीन 131 एंड द सेकंड वन इज आयोडीन 123। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं ये हम वेरियस फील्ड्स में यूज करते हैं, ज़्यादातर हम इसे मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं। तो आयोडीन 131 को हम ट्रेसर के तौर पर यूज करते हैं थायराइड प्रॉब्लम की डायग्नोसिंग के लिए। ठीक है, थायराइड प्रॉब्लम, गिलहर्ट के बारे में आपको पता होगा, उसकी डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन 131 को ट्रेसर के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन 123 को हम यूज करते हैं इमेज द ब्रेन। अगर हमने ब्रेन का इमेज लेना है तो हम उसके लिए कौन सा आइसोटॉप लेते हैं, आयोडीन 123। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास
आइसोटोप Na24, इसको हम यूज करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को ट्रेस करने के लिए कि ब्लड जो है वो बॉडी में फ्लो कर रहा है, कहीं उसके रास्ते में किसी तरह की कोई हर्डल तो नहीं आ रही, कहीं से हमारी किसी ब्लड वेसल में, किसी आर्टरी वेन में किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। उसको ट्रेस करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम Na24 यूज करते हैं, सोडियम 24, ठीक है। कोबाल्ट 60 वेरी इंपॉर्टेंट आइसोटोप, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। कोबाल्ट 60 को हम यूज करते हैं टू इरेडिएट कैंसर सेल्स, ठीक है। कैंसर सेल्स को हम इरेडिएट कराते हैं या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम कोबाल्ट 60 को यूज कर सकते हैं। कोबाल्ट 60 कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है और इस उम्मीद से कि ये जो ट्यूमर है उसको उसमें जो सेल्स जो हैं जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं वो श्रिंक हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कार्बन 14 आइसोटोप जो है वो हम यूज करते हैं टू ट्रेस द पार्ट ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कार्बन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, वहां पे कार्बन एटम इन्वॉल्व होता है। कार्बन कहाँ कहाँ जा रहा है, किस चीज का पार्ट बन रहा है, प्लांट बॉडी के अंदर जा गया, उसका पार्ट ट्रेस करने के लिए हम कार्बन 14 का आइसोटोप यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटर्मिन कर सकते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करके। इसके अलावा हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म डिस्कस किया और वहां पे हमने कार्बन 14 का पार्ट ट्रेस किया। इसी तरह से हम बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स को डिस्कस करते स्टडी कर सकते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करके, ठीक है। Radioactive isotopes are used to date soil, rocks, archaeological objects and mummies। तो कोई भी soil या कोई भी मम्मी, कोई archaeological object हमें मिला है वो कितना पुराना है, तो ये चीज फाइंड करने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोला गया है कि एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का 23 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमें 23 दिया हुआ है, मास नंबर उसका 56 है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन्स एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एलिमेंट में, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमें 23 दिया है, मास नंबर 56 दिया है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। एक मींस कि जो उसका एटॉमिक नंबर 23 है उतने ही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 23 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एलिमेंट में। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज दिस एटम हैव, इस एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हमेशा हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। तो मास नंबर 56, एटॉमिक नंबर 23, तो 56 में से 23 माइनस करेंगे तो 33। इट मींस कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 33 हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।